हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा था। डिटेल डिस्कशन कार्डियक साइकिल की हमने ऑलरेडी कर ली। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट वीडियो लेक्चर है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ना है, पल्स के बारे में पढ़ना है, पल्स हम कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ डिजीज़ है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। सो आज के वीडियो लेक्चर में ये जो टॉपिक्स हैं, लास्ट के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स, उनको हम कवर अप करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे ब्लड प्रेशर की। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लड प्रेशर आप सबने सुना है, क्या है? नाम सबने सुन रखा होगा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो ब्लड जो है वेसल्स के ऊपर किसी न किसी प्रकार का प्रेशर तो डालता ही होगा, है ना। सो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर पड़ता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड प्रेशर की बात करें, इट इज द प्रेशर, it is the pressure exerted by blood on the wall of blood vessels. ठीक है। सो ब्लड वेसल्स की दीवार पे ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी? 120/80 mm ऑफ Hg आप पढ़ते हो, 120/80 mm ऑफ Hg। अब mm ऑफ मर्क्यूरी मतलब, हाँ। सो नॉर्मल वैल्यू क्या है? अब ये 120 क्या है और 80 क्या है? कल हमने सिस्टोल और डायस्टोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सिस्टोल किसे बोलते हैं, डायस्टोल किसे बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायस्टोल बोलते हैं जब हार्ट रिलैक्स करता है। तो ये जो 120 है ये तब आता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सो नॉर्मल वैल्यू 120 mm Hg सिस्टोलिक, 120 mm ऑफ Hg ये क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब ये जो ब्लड प्रेशर है ये कहाँ से नापा जाता है, कहाँ से मेजर किया जाता है? लेफ्ट ब्रांकियल आर्टरी यहाँ पे मौजूद रहती है। अगर ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो आपके आर्म पे ब्लड प्रेशर का स्पिग्नोमीटर जो है वो बांधा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे इट इज मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट ब्रांकियल आर्टरी, मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट ब्रांकियल आर्टरी, ठीक है। तो कहाँ से मेज़र किया जाता है? लेफ्ट ब्रांकियल आर्टरी से जो है ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है। लेफ्ट हैंड में जो आर्म वाला साइड है, यहाँ पे ब्रांकियल आर्टरी जो है वो मौजूद रहती है, दोनों साइड रहती है, ओके। उसके बाद अगर अपन बात करें ब्रांकियल आर्टरी बाय स्फिग्नोमैनोमीटर से, सॉरी हाँ, स्फिग्नोमैनोमीटर से बाय स्फिग्नोमैनोमीटर जो है मशीन होती है जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, सो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर है उसका जो डिफरेंस है उसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सो पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर, उसमें से माइनस कर दो डायस्टोलिक प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो पल्स प्रेशर होता है। सो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज पल्स प्रेशर। difference between
सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज पल्स प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, 120 में से 80 माइनस करेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80 है, 120 में से 80 माइनस करेंगे तो पल्स प्रेशर कितना आएगा, 40 mm ऑफ Hg। तो पल्स प्रेशर नॉर्मल जो होता है वो 40 होता है, ठीक है। नॉर्मल पल्स प्रेशर जो है वो क्या होता है, 40 होता है, 40। उसके बाद बात करें रेशियो ऑफ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर कितना होता है, रेशियो ऑफ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर ये कितना होता है, 3:2:1 दिख रहा है, 120 80 40 3:2:1। ओके, कैसे ये उसको सिंप्लीफाई करोगे 3:2:1 आएगा, तो यही है। ओके, सो यहाँ पे ये जो रेशियो है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर का वो 3:2:1 आता है। ओके, समझ में आ गया इतना कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है पल्स। पल्स के बारे में पढ़ते हैं। So what is pulse? It is the wave of distension felt in major arteries. अब आप कई जगह जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है वो कई जगह जो वेसल्स हैं वो स्किन के बहुत ज़्यादा करीब है, उन जगहों पे वो प्रेशर जो है हमें महसूस होता है, हम उसको छू के टच करके महसूस कर सकते हैं, वो होता है आपका पल्स। ठीक है, हम लोग पल्स क्या कहते हैं, चेक करते हैं ना, पल्स। पल्स की अगर अपन बात करें तो इट इज वेव ऑफ डिस्टेंशन फेल्ट इन मेजर आर्टरीज। इट इज वेव ऑफ डिस्टेंशन फेल्ट इन major arteries. It is wave of distension may felt in major arteries with each heartbeat. मतलब जितना हार्ट बीट होगा उतना ही पल्स होगा, जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार ही पल्स जो है वो आपको महसूस होगी। ठीक है, एक हार्ट बीट होगा, एक बार पल्स आपको महसूस होगी। ठीक है, अब पल्स कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया जा सकता है? पल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया जा सकता है? सबसे पहले रेडियल आर्टरी, सबसे पहले रेडियल आर्टरी मौजूद कहाँ रहता है? रिस्ट पे, रेडियल आर्टरी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियल आर्टरी रिस्ट पे, और नॉर्मली यहीं से चेक किया जाता है। ठीक है, अगर डॉक्टर चेक करता है, कोई चेक करता है, यहाँ से चेक किया जाता है। आप भी अपने आप अपना पल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। दूसरा है टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी होता है हेड में। कई बार आपको आप महसूस करोगे जो पल्स है वो आपके सर के इस भाग में, यहाँ जो है आपको पल्स रेट, या यहाँ पे जो है आपको पल्स आप महसूस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो रीजन है ये टेम्पोरल आर्टरी का रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे पल्स जो है वो आपको महसूस हो सकती है। थर्ड बात करें कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी होता है नेक पे, नेक पे होता है। कई बार यहाँ पे टच करके देखते हैं ना कोई इंसान जिंदा है कि नहीं, ये क्राइम पेट्रोल ये सब आपने देखा होगा, तो यहाँ पे टच करते हैं, वहाँ पे मौजूद रहता है क्या? कैरोटिड आर्टरी नेक पे।
कैरोटिड के बाद फोर्थ बात आता है आपका ब्रांकियल आर्टरी, आर्म पे ब्रांकियल आर्टरी जहां से हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, ब्रांकियल आर्टरी, ये हो गया आर्म्स पे, ठीक है। एंड फाइनली आता है आपका टीबियल आर्टरी, टीबिया बोन पे लेग में, टीबियल आर्टरी ये पाई जाती है लेग में, ठीक है, पैर में। तो इन जगहों से जो है हम पल्स जो है वो रीड कर सकते हैं, यहाँ से पता चल सकता है पल्स जो है कितनी चल रही है। और मोस्ट ऑफ द केस जो है हम रिस्ट में मतलब रेडियल आर्टरी जो है वहीं से पल्स जो है मेजर करते हैं। ओके, तो ये तो थी बात पल्स की। एंड फाइनल अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, कुछ डिजीज़, 2 डिजीज़ हैं जिनके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, 2 बीमारियाँ हैं, ठीक है। सो डिजीजेस, डिजीजेस की बात करें, सबसे पहली डिजीज जो है वो है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जब होता है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी दीवारें काफ़ी थिक हो जाती हैं, ब्लड वेसल की दीवारें काफ़ी हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है, कैल्शियम का डिपोजिशन होने के कारण। जब ब्लड वेसल्स की दीवारों पे कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो जाता है तो जो दीवारें हैं ब्लड वेसल की वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। हार्ड होने के कारण उनके ब्रेक होने के चांस, क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली गई, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी चली गई तो उनके ब्रेक होने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो हार्डनिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्डनिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण जो ब्लड वेसल की दीवारें हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ठीक। देयर इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल, देयर इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, there is loss of elasticity in wall of vessels, ठीक है। वेसल्स की वॉल पे जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाता है। उसके बाद फाइनली ऐसे वेसल्स जो हैं इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं रप्चर होने के, टूटने के, और अगर टूट जाती है ब्लड वेसल तो ब्लड बाहर आ जाता है जिसको हम हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। जिस भी पार्ट में हो, ब्रेन में हो तो ब्रेन हेमरेज होता है, ठीक है, तो हेमरेज बोलते हैं। तो सच वेसल्स रप्चर इजीली रिजल्टिंग इन हेमरेज। रप्चर का मतलब होता है टूटना, हेमरेज, हेमरेज हो जाता है, ठीक है। सो ये था आपका आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जहाँ पे ब्लड वेसल जो हैं उनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ब्लड वेसल की दीवारें जो हैं काफ़ी हार्ड हो जाती हैं, जिस कारण से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और उनके टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर ये टूट जाता है तो ये किसी न किसी प्रकार का हेमरेज कॉज करता है, ब्लड लॉस हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। सेकेंड आपका जो बीमारी है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। सेकेंड जो बीमारी है दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है और फैटी एसिड सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है। आपके ब्लड वेसल की लेयर्स मैंने बताई थी, तो जो ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया है, उसके बीच में कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है।
डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड सब्सटेंस बिटवीन ट्यूनिका इंटरना एंड ट्यूनिका मीडिया, सब्सटेंस बिटवीन ट्यूनिका इंटिमा एंड ट्यूनिका मीडिया लेयर। ट्यूनिका इंटिमा और ट्यूनिका मीडिया, ये जो दो लेयर है, इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड सब्सटेंसेस जो है इनका डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन जो होता है उस पर्टिकुलर फेनोमेनन को, जो डिपोजिशन हो रहा है जिन चीज़ों का, उनको हम बोलते हैं एथेरोमेटस प्लेग, ठीक है। जो डिपोजिशन हुआ उसको हम बोलते हैं एथेरोमेटस प्लेग, जो कि क्या करता है, साइज को बढ़ाता है। साइज को बढ़ाएगा तो अब जैसे कि यहाँ पे वेसल है, उसकी लेयर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, यहाँ भी लेयर है, यहाँ भी लेयर है, तो 1 2 3 लेयर हो गए। दूसरे और तीसरे लेयर के बीच में जो है डिपोजिशन हो रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, इस दीवार पे प्रेशर पड़ेगा, इस दीवार पे प्रेशर पड़ेगा तो दीवार जो है इस तरह से मुड़ने लगेगा, ठीक है। ये भरते जाएगा, यहाँ पे ऊपर से भी अगर हो रहा है तो यहाँ ऊपर से भी क्या होगा, ये मुड़ने लगेगा। इससे क्या होगा, ये डिपोजिशन होने से क्या होगा, ये बीच की जो ल्यूमेन है, बीच का जो रास्ता है वो पतला होगा, पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, हो सकता है ब्लॉकेज भी हो जाए, ठीक है। सो डिपोजिशन क्या करता है, ल्यूमेन नैरो करता है और ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्लड फ्लो। दिस डिपोजिशन narrows the lumen of blood vessel। ल्यूमेन मतलब ये बीच का जो रास्ता है वो ल्यूमेन, ठीक है। सो ब्लड वेसल का जो पूरा एरिया है अंदर का, उसके साइज को, ये उसकी चौड़ाई को कम करता रहता है। सो दिस डिपोजिशन नैरोज द ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल, और इसके कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड वेसल and obstructing blood flow, ब्लड फ्लो को रोकता है, ठीक है। सो ये डिपोजिशन जो है वो ल्यूमेन को पतला करता है, जिस कारण से ब्लड का फ्लो जो है वो जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पाता है, फोर्स ज़्यादा लगता है, दिक्कत होती है, और ब्लड जो है वो रुक सकता है या उसका फ्लो जो है स्लो हो सकता है, ठीक है। और अगर ये कोरोनरी आर्टरी में हो गया तो ये हार्ट अटैक भी कॉज कर सकता है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट को भी तो चाहिए अपने फंक्शन करने के लिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसके पास भी प्योर ब्लड जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी में जब ये ब्लॉकेज हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी में जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, उस समय हार्ट अटैक होने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये था आपका पूरा टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम का, और सर्कुलेटरी सिस्टम इसी टॉपिक के साथ आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सर्कुलेटरी सिस्टम के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हमने पढ़ लिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब पढ़ लिए। कार्डियक साइकिल लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था, वो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये तो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स थे जो पढ़ने ज़रूरी हैं, तो मैंने आपको बता दिए। अगले वीडियो लेक्चर से हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, हाँ रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। और या फिर अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछिए, और अगर हो सके कोई डाउट्स हो तीनों सब में, जो डाइजेशन हमने पढ़ा, जो सर्कुलेशन पढ़ा, डाइजेशन और सर्कुलेशन, और इसके पहले जो ऑस्मो रेगुलेशन था, इनमें अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो आप पूछो। अगर नहीं होगा तो कल जो है वो उसी पे वीडियो बन जाएगा और एक डाउट सेशन की तरह वो हो जाएगा, क्योंकि आगे अभी 2 दिन की छुट्टियां पड़ेंगी, तो उसके बाद मतलब राखी के बाद रेस्पिरेशन स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। सो आज का जो वीडियो लेक्चर था सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। सर्कुलेटरी सिस्टम अगले वीडियो लेक्चर से अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो करेंगे, नहीं तो फिर रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो लेक्चर देखिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू वेरी मच।